Hello friends, this is class 12th physics electrostats lecture 7. This is Coulomb's law in vector form. Coulomb's law पिछले क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है. Coulomb's law एक लेक्चर में पढ़ाया गया, एक लेक्चर में Coulomb's law का रिवीजन करवाया गया और एक लेक्चर में Coulomb's law के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए गए. अब Coulomb's law में आगे हम लोग को पढ़ना है. Coulomb's law जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं लोग याद कर लिए बात, कभी भी दो चार्ज बॉडी को किसी भी मीडियम में प्लेस करेंगे तो वो दोनों चार्ज बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा. सिमिलर चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, तो एक फोर्स लगाएगा. दैट फोर्स इज कूलम्स लॉ, कूलम्बिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला हमने याद किया अभी तक 1/4πε0 Q1 Q2 R² इन एयर या फिर वैक्यूम और किसी और मीडियम में 1/4πε Q1 Q2 R². बट 11th क्लास 9th क्लास 10th क्लास का कॉन्सेप्ट कहता है कि लगने वाला जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटीज हैव टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी वी नीड इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन. तो कूलम्स लॉ का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है उससे मैग्नीट्यूड तो पता चल रहा है, बट डायरेक्शन वगैरह शो करने के लिए हम लोगों को उसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ता है. तो दिस इज टुडेज टॉपिक, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस बनाने के लिए, मेंस एडवांस HC वर्मा नीट के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख करके उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्लास 11th में वेक्टर के क्वेश्चंस ट्राइंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट, रिजोल्यूशन निकाल करके बनाना सीखा है. बट ये एक टॉपिक दिया हुआ आपके सिलेबस में जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा. दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. बोर्ड के एग्जामिनेशंस में यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड वगैरह में पूछा जाएगा. फिर से वी हैव टू मेक श्योर दैट जिन लोगों को उतना समझ में नहीं आए, ये इस किसी भी 11th में भी आपने पढ़ा, किसी भी वेक्टर फॉर्म को ऐसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर, वैसा कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता. न्यूमेरिकल्स बनाने के तरीके अलग हैं, बट ये टॉपिक पढ़ना है. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, तो इसमें आप देखें, इसमें देखेंगे आप लोग फॉर सिमिलर चार्जेस. पहले नंबर पर देखेंगे फॉर सिमिलर चार्जेस. तो दो पॉइंट माने थे A और B, इसमें चार्ज रख लेते हैं Q1 Q2. सिमिलर चार्ज है मतलब प्लस लो तो इधर वाला भी प्लस, ये माइनस लोगे तो इधर वाला भी माइनस, मतलब बोथ आर सिमिलर चार्जेस. तो 9th 10th 11th और 12th क्लास का जो कूलम्स लॉ है उसका लेक्चर कहता है कि व्हेन सिमिलर चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, तो इसको मान लो एयर या फिर वैक्यूम में प्लेस किया गया है. मान लेंगे कि एयर या फिर वैक्यूम में प्लेस किया गया है दो चार्ज बॉडी को, तो क्या होगा, दोनों बॉडीज क्योंकि सिमिलर चार्जेस दिया हुआ है तो दे विल रिपेल ईच अदर. ठीक है, तो रिपेल करेगा. तो अब यहीं पर क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कुछ साइन कन्वेंशन फिक्स कर लेना पड़ेगा. रिपेल करना, तो ये दोनों रिपेल कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, तो ये दोनों रिपेल कर रहा है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये दोनों रिपेल कर रहा है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में. अलग अलग बुक्स में अलग अलग साइन कन्वेंशन लिया गया. मेरे लेक्चर में आपको ये साइन कन्वेंशन लेना है. चार्ज 2 पर चार्ज 1 के वजह से जो फोर्स लगेगा उसका नाम लेंगे F21. 2 पर 1 के वजह से, 2 पर 1 के वजह से, 2 पर 1 के वजह से F21. 1 पर 2 के वजह से, 1 पर 2 के वजह से, 1 पर 2 के वजह से, 1 पर 2 के वजह से उसका नाम लेंगे F12. अब पोजीशन वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं. जिन लोग 11th वेक्टर क्लियर है, पढ़ा हुआ है, जरूर पढ़े होंगे आप लोग. पोजीशन वेक्टर मान लें तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो r है, बट डायरेक्शन शो करने के लिए a से b का जो पोजीशन वेक्टर उसको r12 नाम मान रहे हैं. a से b is r12, a से b is r12, a से b is r12 यूनिट वेक्टर. B से A, B से A, B से A is R21 यूनिट वेक्टर. B से A, B से A, B से A का जो पोजीशन है R21. ठीक है, पोजीशन वेक्टर. ठीक है, तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो मैग्नीट्यूड जो आप लोगों को याद है F12 वेक्टर तो है, बट मैग्नीट्यूड लगा दिया गया तो डायरेक्शन वगैरह का काम नहीं है. सो दिस इज 1/4πε0 Q1 Q2 R², 1/4πε0 Q1 Q2 R², 1/4πε0 Q1 Q2 R². But this is not the topic which we will study today. Today we have to represent Coulombic force in vector form. So आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए F12 अब ये वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर है. वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले मैग्नीट्यूड इज 1/4πε0 Q1 Q2 R², 1/4πε0 Q1 Q2 R². अब डायरेक्शन, तो 1 2 वाला फोर्स अगर आप देखेंगे 1 2 वाला ये वाला फोर्स है,
तो डायरेक्शन कौन सा लगाएंगे, F12, मतलब 1 पर 2 के द्वारा फोर्स लग रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर इज R21, दिस R21 पोजीशन वेक्टर। जो लोग क्लास 11 में ठीक से पढ़े वेक्टर का कॉन्सेप्ट उन लोगों को मालूम होगा। पोजीशन वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर है, इसको याद रखेंगे। दिस इज कैप, दिस इज R21 कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर। पढ़े हैं आप लोग, दिस इज कोई भी यूनिट वेक्टर आप लोग लिख सकते हैं, दिस इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो F12 को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से F21 1/4 Q1 Q2 बार स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन इज R12 कैप, R12 कैप, R12 कैप, R12 कैप, R12 कैप, R12 कैप, R12 कैप। दिस इज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन भी 2 1। ये वाला जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, तो R12। दिस इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, सिर्फ डायरेक्शन शो करने में हेल्प होता है। तो इस फॉर्म में जैसे आप सिर्फ 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर लिखते तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। अगर आप लोग लिखते हैं तब जाकर के वही जो कूलम्बिक फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट कूलम्बिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। फायदा क्या है इससे, आप देखिए R12 और R21 ये दोनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड तो 1 है, बट माइनस साइन क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। उस जब ये दोनों में एक माइनस का फर्क है तो ये जो फोर्स भी क्या हो गया, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट साइन में माइनस का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मीनिंग समझ में आ रहा है? मीनिंग ये है कि कूलम्बिक लॉ, कूलम्बिक फोर्स का अगर आप सीधा मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस यूनिट वेक्टर की तरफ जा रहा है, वो आप शो नहीं कर सकते। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ये एकदम नोट बना करके हम लोग लिखेंगे। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में दो चीज हम लोग को पता चल सकता है। जैसे इस डायग्राम में क्या पता चल रहा है, वेक्टर फॉर्म में लिखने पर मालूम चल रहा है that 2 charges exert equal and opposite forces on each other। इस डायग्राम में या आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो नहीं पता चलेगा। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर, ये सिर्फ 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर से नहीं पता चलता है, इससे पता चल रहा है क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया है। यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन है वो इस लाइन पर ही है। दैट फ्रॉम दैट कांसेप्ट वी कैन से दैट दिस फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर। ये जो F12 पर वेक्टर है, F21 पर वेक्टर है, सिंपल भाषा में बात करेंगे तो कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने से हम लोगों को फोर्स का डायरेक्शन और फोर्स का नेचर जो है वो सेंट्रल है वो पता चलता है, सीधा मैग्नीट्यूड लिखने पर पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट करें अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर अपोजिट चार्जेस पर अगर देखें, जरा सा आप लोग अपोजिट चार्जेस को थोड़ा सा देखें तो देख रहे हैं अभी भी वही डायग्राम है, ए और बी है, चार्जेस अभी भी वही रखा हुआ Q1 Q2, और ध्यान से देखेंगे तो प्लस माइनस और माइनस प्लस है। प्लस माइनस माइनस प्लस मतलब इस बार अपोजिट है। क्या करेंगे, सब सेम कन्वेंशन रहेगा, बट देखें F12 का डायरेक्शन, F21 का डायरेक्शन, ये शो कर रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है इच अदर। सीधा से 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर लिखेंगे तो अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्सन, वो पता नहीं चलेगा। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मालूम चलेगा कि ये जो फोर्सेज है वो सेंट्रल है, इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्सन हो रहा है, किस डायरेक्शन पर लग रहा है, ये सब अगर पता लगाना है तो उस पता नहीं सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए हम लोगों को कूलम्बिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ता है। बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कूलम्बिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, पूरा आप लोग लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये सिमिलर चार्जेस के लिए है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का एप्लीकेशन, जो लोग इंटेलिजेंट है उन लोग समझ रहे होंगे, क्वेश्चन बदल करके पूछा जाता है। अगर ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का एप्लीकेशन है तो सिर्फ कूलम्ब्स लॉ इन नॉन वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे तो उसका ड्रॉबैक है, क्वेश्चन बदल करके पूछ सकता है। एप्लीकेशन पूछा जाएगा तो ये लिखेंगे वेक्टर फॉर्म का।
ड्रॉबैक पूछा जाए कि अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो ड्रॉबैक क्या है, तो इसी को उलट करके लिख देंगे। सिमिलर चार्जेस के लिए ये डायग्राम बना करके शो करेंगे बोर्ड के एग्जामिनेशन में। ऑपोजिट चार्जेस के लिए ये डायग्राम बना के शो करेंगे, इसको नोट कर लें। एप्लीकेशन डायग्राम, एयर वैक्यूम, सिमिलर चार्ज के लिए ये है, ऑपोजिट चार्ज के लिए है। यूनिट वेक्टर जिन लोगों को मालूम नहीं है, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर है, एक वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उस यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो बचा नहीं, वो सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। और पूरे 12th क्लास के सिलेबस में यूनिट वेक्टर के मदद से ही हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को डायरेक्शन शो करेंगे, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ाएगा, सिर्फ डायरेक्शन शो करने में हमारा हेल्प करेगा। अब आगे देखें बच्चों, इसी को कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बुक में कंप्लीट इस तरह से किया हुआ है। अब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, यहां पर तो आपने यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। डायग्राम को समझ लें तो दो चार्ज पार्टिकल आपको दिख रहा होगा Q1 Q2, बट ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, मतलब ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, Q1 Q2। अब पोजीशन है, देखिए ओरिजिन से लेकर के एक पॉइंट के पोजीशन को अगर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ओरिजिन से होता है, ये सब 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो Q1 का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर R2, एरो मार्क O से Q1 का, O से Q2 का। डायग्राम बना लेंगे पहले। फोर्स अभी भी वही है, 2 ने जो 1 पर फोर्स लगाया दैट इज F12, पिछले डायग्राम में समझाएंगे। डायरेक्शन देखें, 1 ने जो 2 पर फोर्स लगाया दिस इज F21, डायरेक्शन इस तरफ। 2 पर लगने वाला फोर्स इज F21, 1 पे लगने वाला फोर्स इज F12। ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है। A से B के पोजीशन, A से B का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है उसका नाम R12 बना हुआ। O से A का पोजीशन वेक्टर इज R1, O से B का पोजीशन वेक्टर इज R2, A से B का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इज R12। B ने A पर जो फोर्स लगाया इज F12, A मतलब Q1 ने Q2 पर जो फोर्स लगाया दैट इज F21। इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। तो डायग्राम बना लेंगे फिर एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम बना लिए तो एक्सप्लेनेशन होता है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को आ जाना चाहिए समझ में। अब ध्यान से देखेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है आपने, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, R2 वेक्टर प्लस BA वेक्टर, O से B इज R2 वेक्टर, B से A इज R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। ये होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक के टेल से दूसरे के हेड को रिप्रेजेंट कर देंगे और जोड़ देंगे तो वही होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। R1 वेक्टर इज R2 वेक्टर प्लस BA वेक्टर होगा। आ रहा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, R2 वेक्टर प्लस BA वेक्टर, B से A होना चाहिए, O से A हेड B के तरफ है, फिर B से A का हेड ऊपर के तरफ है, तो R2 वेक्टर प्लस BA वेक्टर इज R1 वेक्टर होगा। तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं BA वेक्टर इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब BA नहीं, अगर मेरे को AB वेक्टर ही लिखना है जिसको कि मैंने R12 से रिप्रेजेंट किया है, तो दिस इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। AB वेक्टर इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से नोट कर लें और फिर देखें। थोड़ी देर पहले से क्या कहते हैं, F21 लिखना है वेक्टर फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 नाम है A से B का, उसका स्क्वायर, बट वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर इज R12 वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। आगे देखें,
अब यूनिट वेक्टर अभी थोड़ी देर पहले समझाएगा। यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। R12 यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो R12 यूनिट वेक्टर की जगह पर क्या लिख देंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई स्क्वायर पहले से था। अब क्या हो गया R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो पुट कर दो ऊपर वाले इक्वेशन में R12 यूनिट वेक्टर के जगह पर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। पहले से R12 का स्क्वायर था, उसमें R12 और आ गया तो R12 का क्यूब हो गया। बस हो गया काम खत्म। अब इसी को लिख देंगे दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। R12 इक्वेशन 1 में देखो क्या था, R2 माइनस R1 का मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड है, तो लिख दिया मॉड के फॉर्म में क्यूब, और R12 वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में छोड़ दिया, दिस R2 माइनस R1। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का क्यूब मतलब वो उसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इससे भी ये जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन 1 का यूज कर लिया, इसको अच्छे से लिख लो। F12 वेक्टर अगर लिखना पड़े तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दिस इज R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब हो गया, मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक बार यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, एक बार पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। वन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IT एग्जामिनेशंस, मेंस, एडवांस नीट एग्जामिनेशंस, एम्स एग्जामिनेशन, वेक्टर फॉर्म में लिख करके क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है कूलम्स लॉ इन का। उसको बनाने का टेक्निक तरीका अलग है। हम लोग वेक्टर का कॉन्सेप्ट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लैमीज थ्योरम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट रिजोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। बट ये बोर्ड यूनिट टेस्ट वगैरह में पूछा जाता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर है और ये इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर है। जरा सा भी डाउट हो इसको आप लोग नोट कर लेंगे पहले ठीक से। जरा सा भी डाउट हो मैसेज बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे जो स्टूडेंट हैं मेरे को पर्सनली फ़ोन करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि अब PDF में आपको असाइनमेंट वगैरह दिया जाएगा। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तक हम लोग पहुंच चुके हैं। नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थैंक यू।